सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस टॉपिक से थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, इससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर साल एचएससी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर किस तरह का क्वेश्चन एचएससी बोर्ड में रिपीट हो रहा है एंड इसके साथ साथ हम थ्योरी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देके रखा हुआ है, उसको प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड सब आपको इंपॉर्टेंट नोट्स सब प्रोवाइड करते रहते हैं, सो प्लीज ज्वाइन दैट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन जो कि आपको फरवरी 2023 के अंदर इसी साल 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सवाल कैसा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट डी ब्रोई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। देखो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना हो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है इसकी। आप लोगों को बोला गया है डी ब्रोई वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, तो बता दूं कि डी ब्रोई वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ होगा तो आपका एक फॉर्मूला रहता है 1.22 अपॉन अंडर रूट ऑफ V नॉट विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका आंसर आपका नैनोमीटर में ही आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी थी जो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आप 1.22 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 100 पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आपका आंसर 100 मतलब ये आ जाएगा 10, तो आपका कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0.122 नैनोमीटर विच इज द करेक्ट आंसर डी ब्रोई वेवलेंथ के लिए। 1 मार्क्स आराम से आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिल गया रहता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहां से हम थोड़ा इंपॉर्टेंट तरह का क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। देखो अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो उसमें इस तरह का सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आप यहां देखो तो वर्क फंक्शन के बारे में आपको दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। जो आपको गिवन डेटा पता चल रहा है वो आप लिखो। वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से बताते हैं और इसकी वैल्यू हमें इधर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। ठीक है, चलो फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है कि इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, मींस लैम्डा नॉट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट और इंसिडेंट वेवलेंथ का मतलब लैम्डा होता है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आओ पहले हम काम करते हैं। इस अगर हमें ये वेवलेंथ कैलकुलेट करना है नैनोमीटर्स या मीटर्स के अंदर तो इस वर्क फंक्शन का यूनिट भी जूल में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा सही से। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो। और समझते हैं कैसे करेंगे। फाई नॉट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर आप 4.2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां पर 4.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। इट कम्स आउट टू बी देखो 6.72 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये आपकी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन आ गया जूल के अंदर। अब हमारा आंसर जो है वो सुटेबली आंसर ऐसा यूनिट में आएगा जो हमें चाहिए वेवलेंथ का मीटर के अंदर। आओ देखते हैं कैसे निकालना है। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम तब। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला है वर्क फंक्शन और वेवलेंथ का। तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है आपका। अभी आपके पास ये न्यू नॉट मतलब फ्रीक्वेंसी है, वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, पर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में तो गिवन डेटा में दिया ही नहीं है। तो आप क्या करो, HC बाय लैम्डा नॉट लिखो। क्यों, क्योंकि आपको जो है वो वेवलेंथ दिया हुआ है वो थ्रेशोल्ड की, तो ये वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी। अब देखो हमें कैलकुलेट ही इस वैल्यू को करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेकर इसको इधर ले आता हूं। सो मेरी वैल्यू आएगी लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू HC बाय फाई नॉट। सही है क्या, देखो ध्यान से। तो H की वैल्यू आपको पता है, इट कम्स आउट टू बी, मैं थोड़ा नीचे की तरफ वैल्यू को लिखता हूं, दैट इज आपकी HC बाय लैम्डा नॉट HC बाय फाई नॉट विल बी इक्वल्स टू, देखो ये वैल्यू H प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है। ठीक है, -34 होती है इंटू ये स्पीड ऑफ लाइट है, याद रखना इसको, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है।
समझ में आ रहा है क्या बात? h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय आपका जो वर्क फंक्शन आया हुआ है कितना है आपने जूल में निकाला है, इट इज 6.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.63 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देना है। और पावर को आप देखोगे तो देखो ध्यान से समझना, इनका कैलकुलेशन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इट कम्स आउट टू बी 2.79। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको 6.72 से डिवाइड कर दिया तो आपका 2.79 ये आंसर आता है। पावर की बात करेंगे तो देखो ये माइनस 34 है, ये प्लस 8 है और ये माइनस 19 है। ये माइनस 19 अगर ऊपर गया तो प्लस 19 हो जाएगा, तो 8 प्लस 19 हो जाता है 27। 27 में से 34 गया, 27 में से माइनस 19 है ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा, 8 प्लस 19 27 हो जाता है। 27 में से अगर 34 चला गया, माइनस 34 प्लस 27 तो 7 आएगा विच हैविंग द माइनस साइन, क्योंकि 34 बड़ा है तो 10 टू द पावर माइनस 7 आएगा आपका यूनिट, दैट कम्स आउट टू बी वेवलेंथ है तो आपका यूनिट होगा मीटर के अंदर। और अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आपका फाइनल आंसर है -7 को आप -10 कर दो, -10 कर दोगे तो 2790। क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो 2790 आएगा और ऊपर लेके गए तो -3 ऊपर जाके +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। सो आपका यूनिट हो जाएगा 10 टू द पावर -10 मीटर। अब इसी को आप एमस्ट्रॉन्ग बोलते हो। सो अगर आपको कोई पूछे इसका फाइनल आंसर कितना है तो मैं इसको इधर लिख देता हूं कि इसकी वैल्यू लैम्डा नॉट की कितनी होती है, 2790 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 2790 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये आपका कैलकुलेशन है और 22 के अंदर ये छोटा बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन कर कर आपको ज्यादातर काम आपका कैलकुलेशन का है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। यही सवाल आप लोगों को जुलाई 2017 के अंदर भी पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। बस इस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर उन्होंने अपनी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी थी और आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करने को बोला था। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये आपको 2017 में भी पूछा गया था। आप इस वाले कैलकुलेशन को सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आता है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको होमवर्क रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है आपका जो आपको पूछा गया है एचएससी बोर्ड के अंदर, वो भी मार्च 2018 के अंदर 3 मार्क्स के लिए। तो देखो इस तरह के ढंग के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इसी ढंग से सॉल्व किया और आप क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 मार्क्स के लिए यही चीज करोगे और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, आओ समझते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और किस तरह से हम इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके चलो सबसे पहली बात तो वर्क फंक्शन। अब ये क्वेश्चन है वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का मतलब फाई नॉट दिया हुआ है आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ठीक है, इसके बाद दिया गया है इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। मतलब अब देखो यहां पे आपको सिर्फ वेवलेंथ बोला है, वेवलेंथ बोला है। क्या यहां पे आपको बोला गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला हुआ है तो आप लैम्डा नॉट लोगे, लेकिन आपको सिर्फ वेवलेंथ बोला हुआ है तो आप सिर्फ लैम्डा पकड़ो और लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। चलो ठीक है, ये पता चल गया आपको। इसके बाद इज इंसिडेंट ऑन सरफेस मेटल सरफेस फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे बताया जाता है? न्यू नॉट से बताते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इससे बताया जाएगा। एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू से बताया जाता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। दोनों चीज आपको बताना है और बाद में वो बोल रहे हैं कि ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद विल फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट और नॉट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उधर से इमिट होंगे या नहीं। अब देखो ये बहुत जरूरी चीज है, पहले इन सबको कैलकुलेट कर लो और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे कि नहीं। अब देखो समझना है, अगर मैं इस चीज को बोलूं कि अगर इसका आंसर आपको कैसे बता सकते हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने की कंडीशन क्या होती है कि जो आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर ये बात हो रही है तब आप बोल सकते हो कि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। क्या होगा, इमिट होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या? इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा
और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। जब आप इनको निकालोगे और देखोगे कि अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर आ रही है तो आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे कि कैसे हम ये कंडीशन जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूफ कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये और ये दोनों डेटा निकालना पड़ेगा। पहले हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आपको दिया गया है वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है। अब मैंने अभी भी आपको सिखाया था कि अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, इसको कैलकुलेट करके देखो वर्क फंक्शन कितना आ रहा है आपका। ठीक है, तो आई होप सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 3.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। चेक कर लो एक बात, आपको क्या करना है 2.2 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका वर्क फंक्शन किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? ठीक है, ये आ गया आपका वर्क फंक्शन। अब इसके बाद आपका काम क्या है कि वर्क फंक्शन निकालते ही आप इसके लिए सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो आ जाओ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको चेक करने के लिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, सही है। अब इसमें आपको क्या पता है, वर्क ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वर्क फंक्शन डिवाइड बाय h। आपको दिया हुआ है ये वैल्यू, दैट इज आपने अभी लिखी है 3.52 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। अब आप इसको डिवाइड करो, देखो क्या कैलकुलेट करके देखो आपको आंसर क्या मिलता है इसका। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर क्या मिलता है आपको। देखो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मतलब न्यू नॉट की वैल्यू आपको 0.5309 मिलेगी इंटू इसकी वैल्यू को थोड़ा सा देख लो, 10⁻⁻34 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा। तो 34 में से 19 गया तो 15 बचता है और 34 पॉजिटिव है इसलिए 10⁻15 पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब सुनो, अभी आप एक डिजिट के बाद इसको लिखने की कोशिश करो हमेशा, क्योंकि आपका वर्क फंक्शन या जो भी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये 0 पॉइंट में नहीं लिखकर आपको फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5.309 इंटू 10⁻15 का 14 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट आगे गए। जब आप एक डिजिट आगे बढ़ रहे हो तो आपकी पावर एक से कम हो जाती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और आपका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, तो आपका ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको फाइंड करना है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। आओ समझते हैं कैसे निकालोगे। देखो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको जो आपने पहले 10th में फॉर्मूला सीखा है कि v इज इक्वल टू n लैम्बडा, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इस फॉर्मूले से आपको निकालनी है दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी जो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। देखो इधर जो होता है वो वेलोसिटी हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट जितनी, तो यहां पे v की जगह पर मैं c लिख रहा हूं। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को यहां पे न्यू से बताया जा रहा है इनटू लैम्बडा, तो आपका न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो c की वैल्यू आपको 3 इंटू 10⁸, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ होती है, डिवाइड बाय वेवलेंथ मतलब लैम्बडा। लैम्बडा कहां पे है तो 5000 आपको इंसिडेंट वेवलेंथ ही दिया है। अब आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपको इंसिडेंट वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस वाली वैल्यू को इधर रख लो। अब बात ध्यान से समझना, ये भी एंगस्ट्रॉम में है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 कदम पीछे गए, -7 पावर हो गई और 5 को लिख दिया, काम खत्म। तो यहां पे आपका 5 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ऐसा कुछ मिलेगा। चेक कर लो आप कैलकुलेट करके, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू जो है वो ग्रेटर देन न्यू नॉट है। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गई, अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गई मतलब आपका जो कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने का वो सक्सेसफुल हो गया। मींस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे कि नहीं होंगे? यस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा यस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट, ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा।
तब जाके आपको इन सारा क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करने का 3 मार्क्स पूछा मिलेगा। ये सवाल आपको मार्च 2018 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल को अच्छी तरह से कर लो प्रिपेयर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं आपको इसमें भी एक होमवर्क दूंगा। इस तरह का क्वेश्चन आप सोच रहे हो एक बार है, तो देखो पिछला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, उसी तरह में था, बस यहां पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि आपको ये कंडीशन पूछ ली गई है, बट कैलकुलेशन आप देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको उसी टाइप का पूछा गया है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन एचएससी बोर्ड में बहुत बार आया है। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, लेकिन आप इन पैटर्न्स को देखो। मतलब अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको ये तरह का क्वेश्चन अच्छी तरह से बनना चाहिए, आपके कैलकुलेशन इसमें अच्छे रहने चाहिए, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। यही सवाल, इसी सवाल को आपको एचएससी बोर्ड 2016 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। मैं ये रफ कर रहा हूं, यहां पे आपको क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं मैं अलग, जो आपको पूछा गया था एचएससी बोर्ड 2016 में। तो क्या पूछा गया था फेब 2016 के अंदर? यही सवाल 3 मार्क्स के लिए, और डेटा बदल दिया था। जो आपका वर्क फंक्शन था, उस वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी 2.2 की जगह पर, और आपको वेवलेंथ जो था, इंसिडेंट वेवलेंथ, वो आपको 5000 की जगह पर 6800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था। इन दो वैल्यूज को चेंज करके उन्होंने सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम सॉल्व करने के लिए बोला था, और 3 मार्क्स का सवाल था। सो आप इस तरह इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह ले लो और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आ जाओ आगे के सवाल पे बढ़ते हैं। आपको अगला सवाल पूछा गया है मार्च 2017 के अंदर, और ये सवाल आपको फिर से 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या था इस सवाल के अंदर? तो देखो अभी का सिनेरियो वैसा ही है जो अब तक आप करते आ रहे हो। सॉल्व करना चालू करो, हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं आंसर मैच होता है कि नहीं, ठीक है। वीडियो को रोककर आराम से इस आंसर को सॉल्व करना है आपको पहले। चलो क्या दिया गया है? द वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम एंड सीजियम आर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ जाओ गिवन डेटा लिखो पहले। आपको दिया गया है कि पोटेशियम का वर्क फंक्शन दिया है, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इक्वल्स टू 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ये दो चीज तो आपको पता चल गई है। अब यहां से आपको समझ में आने लग गया है कि क्या करना है। वर्क फंक्शन दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर ही दो इसी में, ठीक है। पर फिर भी मैं डेटा एक बार लिखता हूं। इज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल फॉर आइदर ऑफ देम? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो क्या हो पाएगा इसके अंदर? हो पाएगा तो किस में हो पाएगा? पोटेशियम में हो पाएगा क्या, या सीजियम में हो पाएगा, या फिर ऐसा है कि दोनों में ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वो पूछ रहे हैं आपको, तो देखना पड़ेगा हमें फिर से वही चीज। इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज, अब आपको वेवलेंथ इंसिडेंट जो है वो 5100 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। मतलब समझने की कोशिश करो, आपको क्या करना है। देखो पहले तो आप वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी निकालोगे? पोटेशियम की निकालोगे। फिर आप करोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीजियम की निकालोगे, और आप देखोगे एक्चुअल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। और आप जब इन सबको कैलकुलेट कर लोगे तब देखना क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। अगर ये कंडीशन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसको इससे कंपेयर किया और देखा कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सेम वे इसको इससे कंपेयर करना है और देखना है क्या इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोल देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एक एक करके। पहले मैं इस चीज को मिटा दूं और सारी वैल्यूज को लिख लेता हूं। देखो अगर आप पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी आती है 3.36 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बराबर है क्या? चेक कर लो एक बार। फिर अगर आपको पूछ रहे हैं कि आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये वैल्यू होती है 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड अगर आप एमस्ट्रॉन्ग देख रहे हो तो एमस्ट्रॉन्ग के लिए बाद में हम देखेंगे, क्योंकि हमें अभी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए पहले इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ जाओ तो देखते हैं। आओ पहली बात कि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आता है पोटेशियम का। तो आप पहली बात तो लिखोगे वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, दैट इज न्यू नॉट ऑफ पोटेशियम विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय एच। व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम? ये आपका पोटेशियम का 3.36 इंटू 10⁻⁻19 आया है, डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10⁻34 आया है। बराबर है। सो आप इसका वर्क फंक्शन देखोगे तो आई थिंक इसका आंसर आपका 5.06
डिवाइड करो 5.0, देखो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग अगर बोला जाए तो 1/2 आ रहा है, तो इसको 0.5 बोल सकते हैं हम। 5 को एक डिजिट आगे भेजोगे तो इसका आंसर आपका 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा। ये आप देख लो, आपने तब से कैलकुलेशंस करना मेरा देखा होगा, तो आपको ये सब चीजें अब आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आपका पहला फंक्शन ये मिला कि आपका वर्क फंक्शन इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम की इतनी आ गई। अब आ जाओ दूसरे फैक्टर पे। आपका वर्क फंक्शन आपको निकालना है किस दिया हुआ है आपको सीजियम का, और वो है आपका 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है सीजियम का, इट विल बी वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम डिवाइड बाय एच, दैट इज नथिंग बट 3.424 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मिलेगी, एंड दैट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। ठीक है, सॉरी सीजियम का वर्क फंक्शन बोल रहा हूं, वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। ठीक है, अब आ जाओ फाइनल पॉइंट पे। आपको कैलकुलेट करना है क्या, ये वाली वैल्यू अगर आपको दी गई है तो थर्ड फैक्टर आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा, और आप देखोगे तो आपका वही फॉर्मूला दैट इज V = n लैम्डा लगाना पड़ेगा। न्यू की वैल्यू आएगी आपकी c/λ, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू अगर आप मीटर में लिखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 5.18 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब अगर आप इसको 5.18 इंटू 10⁻⁻7 को कैलकुलेट करने जाओगे तो इट कम्स आउट टू बी लगभग 5.79 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आएगा। 5.79 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मैच करके देखो आंसर आ रहा है क्या। आपको एक फिर से बात समझ में आ रही है कि सीजियम का जो है, अगर आप देखो ये आपका क्या है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई 5.79, मतलब ये वैल्यू जो है वो इससे भी ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है ये वाली वैल्यू। मतलब आपका पोटेशियम का जो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है, इधर फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो भी ये ज्यादा है। मतलब क्या कि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपके पोटेशियम के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब इधर भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इमिट होंगे। आपको एक समझ में आ रहा है कि अगर आप वर्क फंक्शन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पोटेशियम की देखोगे तो भी ज्यादा है, और आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखोगे सीजियम की तो वो कम है। दोनों चीज क्या है कम है कंपैरेटिवली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। आप बोल सकते हो यहां पर कि इन बोथ द केसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट, इन बोथ द केसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट। आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। इस तरह का कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत साल, पिछले 6 सालों के पेपर के अंदर, 8 सालों के पेपर के अंदर आप देखो तो बार बार आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से कर लो, और कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही तरह का कंसेप्ट है, इसलिए इन क्वेश्चंस की तैयारी में आपको सिर्फ कैलकुलेशन आपके अच्छे बनाने हैं। आपको यहां से 2-3 मार्क्स, जितने मार्क्स के लिए सवाल आएगा आप आराम से उठा लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, जो कि हमारी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो आगे की बात करते हैं। देखो अगर थ्योरी के रिलेटेड अगर हम बात करें कि इसमें से कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पिछले बोर्ड के पेपर्स खोलकर देखोगे तो आपको यह सवाल सबसे ज्यादा मिलेगा कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये चीज का सवाल आपको 2021 के अंदर अक्टूबर में, देन आपको इस साल ही एचएससी बोर्ड के 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिलेगा, 2023 में, 2021 में, और ऐसे भी पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको जो 2023 के अंदर है उसमें आपको ये भी सवाल पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। क्या बताने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप एक ध्यान बात याद रख लो कि यहां क्या करना है आपको। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आपको उसका डायग्राम अच्छी तरह से आना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए, वर्किंग अच्छी तरह से आना चाहिए, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, उन सब चीजों को अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो। आई होप सो वो देखो अगर वो चीज नहीं तैयार करोगे तो इधर से ये 3 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत छूट सकती है। इस पे न्यूमेरिकल का अगर सेक्टर नहीं आया तो थ्योरी इसी तरह का कुछ आएगा।
ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लो। दूसरी अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बताऊं अगर आपको, तो इस चैप्टर के अंदर दूसरा एक इंपॉर्टेंट है इसके डेफिनेशंस के भी वेटेज बहुत है, और छोटे छोटे डेफिनेशन जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैग्नेटिक मटेरियल, इधर से बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं। खासकर आपको किन किन डेफिनेशन पे यहां ध्यान देना है, तो पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, इसको आप अच्छी तरह से कर लो। दूसरी बात, आप इसके साथ साथ आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी डेफिनेशन। थर्ड, वर्क फंक्शन इसकी डेफिनेशन, ये भी कर लो अच्छी तरह से। और आप इसके साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी अच्छी तरह से कर लो। पहले भी बोर्ड्स में इस पे डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और चांसेस है कि अगर आपका थ्योरी इस पे नहीं आया तो 99% चांसेस बनते कि इन्हीं चारों डेफिनेशंस में से कोई 2-3 डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके यूनिट के बारे में भी ध्यान रखना, और इनके डेफिनेशंस भी अच्छी तरह से याद कर लो। जैसे बुक्स में है वैसे ही याद करो, कुछ भी मन से नहीं लिखना रहता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इस चैप्टर में देख रहा हूं, दैट इज फोटोसेल भी सेम टू सेम किस तरह है, इसी तरह से है, बस इसका डायग्राम थोड़ा अलग है, बट कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है फोटोसेल का वो सेम टू सेम इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले फोटोसेल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। फोटोसेल के ऊपर कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग एंड इसके यूजेस, इन सब चीजों को आपको यूजेस भी कर लेने हैं इसके, ये भी पूछा जाता है फोटोसेल के अंदर। तो आप कम से कम इन 4 पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। डायग्राम को कंपैरेटिवली याद करो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को कंपैरेटिवली याद करो, और वर्किंग को भी कंपैरेटिवली याद करो। समझ के करोगे ना तो ये और ये ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लिया तो ये करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारी चीजें हमने जो इस चैप्टर के अंदर थी वो सब डिस्कस कर ली है। इन क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर से कुछ भी मत छोड़ो, आपको इस चैप्टर से फुल ऑफ द फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।